हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यानी कि हमारा ये नया सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि एग्जैक्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग जो पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या फिर कौन सी ऐसी पार्टीज हैं या कौन वो लोग हैं जो कि अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा नीड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमें जरूरत क्या है अकाउंटिंग की। तो सबसे पहला जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नीड ऑफ अकाउंटिंग, आपके पास में क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि अकाउंटिंग की एग्जैक्टली नीड क्या है। बच्चों देखो, ऐसा है, एट द एंड ऑफ डे, पहले आप मेरी बात समझिए फिर उसके बाद में हम लिखेंगे। एट द एंड ऑफ डे हर बिजनेसमैन ये चाहता है जानना कि उनके पास में प्रॉफिट्स क्या हुए हैं, उन्हें लॉसेस हुए हैं तो क्यों हुए हैं, कितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या उसकी रिटर्न आई, या फिर कौन वो लोग हैं जिनसे उसे पैसे लेने हैं, या फिर कौन वो लोग हैं जिन्हें उसने पैसे देने हैं। तो एक बिजनेस के ऊपर है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग लोगों के द्वारा पुटअप किए जाते हैं हमारे बिजनेस से। तो भाई बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस ये करेगा कि वो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिसको कि हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो चलिए इस बात को पहले लिखते हैं और फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो जो आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एवरी ईयर, every businessman wants to know। अब वो क्या जानना चाहता है भाई, वो जानना चाहता है, मान लीजिए ये एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को मैं एक बिल्डिंग की शेप दे देता हूं। मान लीजिए ये बिजनेस है। अब इस मेरे बिजनेस के अंदर मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, तो देखिए मैंने एरो अंदर की तरफ को लगाया है। तो मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे क्या रिटर्न्स मिले, यानी कि आउटसाइड पे मैंने रिटर्न्स की बात की है, ठीक है। और किन लोगों से मुझे पैसा लेना है, यानी कि मनी टू बी रिसीव्ड, किन लोगों से मुझे पैसा लेना है और किन लोगों को मुझे पैसा पे करना है, मनी टू बी पेड। तो इन सब चीजों के जवाब जो हैं वो हमारे बिजनेस को देने पड़ते हैं। ये कौन है, ये है बिल्डिंग यानी कि बिजनेस, ये है मेरा बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस को इन सब चीजों के जो जवाब देने पड़ते हैं उसके लिए हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं। तो आप लिखिएगा इन ऑर्डर टू अटेन, इन ऑर्डर टू अटेन such information, such information, every businessman is in the need of complete and systematic record। यानी कि मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि इन सब चीजों के जवाब देने के लिए एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम अटेन करना पड़ेगा
कि भाई जो कि कंप्लीट सिस्टम हो और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करता हो। ठीक है जी। अब बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड every businessman कैन नो, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख करके क्या जान सकता है? वो जान सकता है कि उसे कितना परचेजेस करनी है। यानी कि अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमें ये देखना है कि हमें कितनी परचेजेस करनी होगी, यानी कि हाउ मच, आप लिखिएगा इसको इसी तरीके से, हाउ मच आर परचेजेस ऑफ व्हाट? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। और व्हाट आर द अमाउंट, व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल टू अटेन प्रॉफिट्स, यानी कि हम कितनी सेल करें तो हमारे को जो है वो हमने मन चाहे जो प्रॉफिट्स हैं वो उसको हम ले सकें, उसको हम प्राप्त कर सकें। हमारे टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं ड्यूरिंग द ईयर? व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस? व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस? ठीक है। या फिर हमारे को कितने सारे प्रॉफिट, यानी कि व्हाट वी हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो अकाउंटिंग को बना करके, यानी कि अकाउंटिंग को ऑप्ट करके एक बिजनेसमैन इन सभी क्वेश्चंस के जवाब प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इसलिए हमारे को नीड है, इसलिए हमारे को जरूरत है एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? और क्या क्या चीजें हो सकती हैं के अंदर आप लिखिएगा फर्दर मोर। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं कि अगर एक बिजनेसमैन को, समझिए आप पहले मेरी बात को, अगर एक बिजनेसमैन को यह पता करना है कि प्रॉफिट्स कितने हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो उस बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, और ये रिकॉर्ड किस तरीके के होंगे ये भी हमें जानना। तो भाई जो ये रिकॉर्ड होंगे इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं। यानी कि जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जिन भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम किया जाएगा, उन ट्रांजैक्शंस को न केवल हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में रखना है, सिस्टमैटिक वे में रखना है, बल्कि उनको इस तरीके से इंटरप्रेट भी करना है जिससे कि हम अपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस की जो सच्चाई वाली स्टेटमेंट है उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो आप इस चीज को लिखिएगा मेरे पास में, फर्दर मोर he can maintain a financial position, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पे ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है भाई? अकाउंटिंग के अंदर है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड बाउंड कर लेते हैं। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं करंट ईयर की, और करंट ईयर के अंदर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं आपसे। यानी कि आप कभी भी जब भी अकाउंट्स के अंदर जो चलता है, चाहे आपके क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी दिया हुआ हो, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो अकाउंटिंग के अंदर चलता है ना बच्चों, वो चलता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब से? 1 अप्रैल से लेकर के और जाता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक।
तो जब मैं ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज करूंगा ना कहीं पे भी, तो आप मान लीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो कि 12 महीने का है और 1 अप्रैल से शुरू होकर के नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक गया है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा ड्यूरिंग द ईयर। बिसाइड्स दैट ए प्रॉपरली maintain records help him to identify the liabilities towards government। अब यहां मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि अगर हम एक वेल प्रूफ एक ऐसा सिस्टम ऑप्ट कर लेते हैं कि भाई जिसके अंदर अकाउंटिंग की हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो हमें जाहिर सी बात है ये पता लग जाएगा कि हम लोगों को गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है। अब गवर्नमेंट को किस चीज का पैसा देना है सर? देखो बहुत सिंपल सी बात है, होता दरअसल ये है कि हम जो भी सेल या परचेज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर या तो हम टैक्स पे करते हैं या फिर हम अपने कस्टमर से टैक्स रिसीव करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये टैक्स क्या हम खुद के लिए रिसीव कर रहे हैं? क्या बिजनेस खुद के लिए रिसीव कर रहा है? नहीं बच्चों, ये तो गवर्नमेंट को पे करना है। यानी कि मान लीजिए मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं और मैं आपको पढ़ाने की सर्विसेज दे रहा हूं, तो आपसे फीस के साथ में मैं कुछ टैक्स भी कलेक्ट कर रहा हूं। ये टैक्स मेरी जेब में नहीं रहेगा, इस टैक्स को मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो ये मेरी सोशल ऑब्लिगेशन है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जितना भी पैसा एज अ रेवेन्यू मेरे पास में टैक्स पर्पस के लिए आया है उसको मैं गवर्नमेंट को पे कर दूं। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी बिजनेसमैन एक वेल प्रूफ जो है अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो ना केवल उसके लिए अपने लिए ये अच्छा होता है, बल्कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टैक्स कलेक्ट करने की, उसके हिसाब से भी वो टैक्स पे कर सकता है। तो आप आगे लिख सकते हैं लाइक अब ये टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? इनकम टैक्स होता है एक, तो हमारे पे इनकम टैक्स होता है, और जीएसटी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा आजकल, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, अब और क्या हो सकता है और किस लिए नीड है? अब मान लीजिए आप मेरे साथ में डील करने वाले कोई भी पार्टीज हैं, कोई भी पार्टी है, मान लीजिए कि मैं आपसे उधार पे सामान खरीदता हूं, ठीक है, और आपने मुझे जो सामान बेचा था वो सामान बेचा था करीब 10,000 रुपए का, और मैंने आपको 10,000 रुपए देने हैं, यानी कि मैं फ्यूचर में देने वाला था। इसको हम कहते हैं क्रेडिट पे मैंने आपसे सामान परचेज किया। तो बच्चों जब मैं आपसे क्रेडिट पे सामान परचेज करता हूं ना, तो भाई इस चीज का एविडेंस के लिए मैं अपने बुक्स में भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूं और आप भी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन कहीं आपको यह गलतफहमी हो गई कि मैंने आपसे 10,000 रुपए का नहीं 1,00,000 रुपए का सामान परचेज किया था, तो ऐसे केस में क्या होगा? हम दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे? झगड़े हो जाएंगे, क्वेरल्स हो जाएंगे, ठीक है जी, आपस में डिस्प्यूट आ जाएगा। तो अब मान लीजिए आप लोगों ने मेरे अगेंस्ट क्या कर दिया? केस फाइल कर दिया। तो केस फाइल कर दिया, तो इसके लिए मेरे पास में अगर प्रॉपर वेल एंड एडवांस बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो पढ़े हुए हैं, मैंने मेंटेन किए हुए हैं, और मैंने आपके सिग्नेचर भी लिए हुए हैं कि नहीं जी मुझे तो आपको 10,000 ही चाहिए, 10,000 ही मुझे आपको पे करना है, तो इस एविडेंस को या फिर इस इनवॉइस को या फिर इस बिल को जो कि आपने माल के साथ मुझे दिया होगा, मैं एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकता हूं। तो मुझे किस लिए जरूरत है अकाउंटिंग की? भाई अगर मैंने सोच करके देखो, मैंने अगर किसी भी तरीके से उन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया होता, यानी कि हम जैसे घर पे कुछ सामान मंगाते हैं, हमारे पास बिल आता भी है तो हम उसको फाड़ करके फेंक देते हैं या फिर कहीं वेस्ट हो जाता है वो, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस के अंदर बिल्स आते हैं ना, उनको फाइल्स के अंदर रखा जाता है, प्रॉपर उनकी
मेंटेनेंस की जाती है और उनकी न केवल रिकॉर्डिंग की जाती है और फर्दर मोर उनको एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े किसी भी डिस्प्यूट में। तो आइए अब इस चीज को लिखते हैं। एंड ही कैन provide the bills in case of credit purchases। भाई क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब है उधार पे अगर आप परचेज करते हैं। एंड ही कैन प्रोवाइड द बिल्स इन केस ऑफ क्रेडिट परचेजेस, इसको आप विद इन ब्रैकेट डाल लीजिए। एंड ही कैन प्रोवाइड द बिल्स इन कोर्ट या टू कोर्ट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। ठीक है जी, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो देख सकते हैं आप कि भाई कितनी जरूरत है हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की। ठीक है, अच्छा अब आजकल तो है ना, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखते हैं अपनी अकाउंटिंग को, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखते हैं। ये एडवांस लेवल क्या है? अब देखिए, समझिए मेरी बात को। हमारे पास है ना आजकल बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं डे टू डे लाइफ में इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने कि किस तरीके से कॉस्ट की रिडक्शन की जाए, किस तरीके से प्रॉफिट्स को जो है वो बढ़ाया जाए, सेल्स कैसे इंप्रूव की जाए। ठीक है जी, या फिर अपने ऐसे लोगों से जिनसे हमने पैसा लेना है उनको किस तरीके से पैसा उनसे जल्दी से जल्दी निकलवाया जाए, या फिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम फटाफट से अपनी क्रेडिट परचेजेस के ऊपर फटाफट से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, बिजनेस के दिमाग में आते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन के दिमाग में आते हैं। तो सोच करके देखिए कि इन चीजों का जवाब उसे कहां से मिलेगा। इन चीजों का रिकॉर्ड भी, इन चीजों का जवाब भी जो है उसे रिकॉर्डिंग से ही मिलेगा, और उस रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं क्या? अकाउंटिंग। तो कहने वाली और समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे दिमाग में नई नई चीजें तरक्की करने की बढ़ती रहती हैं, और अगर बढ़ती रहती हैं तो भाई हमारे लिए अकाउंटिंग और भी ज़रूरी हो जाती है। तो हम अपनी नीड को बता रहे हैं कि एग्जैक्टली अभी हमारी नीड क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। नाउ अ डेज, यानी कि आजकल, नाउ अ डेज properly maintained records can answer the questions of business। अब क्वेश्चंस लाइक, किस टाइप के क्वेश्चंस? क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 1, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमने सामान तैयार किया है उसमें हमारी कितनी लागत आई, कितने हमने कॉस्ट जो है वो इनकर्ड किया। ठीक है जी, क्या कॉस्ट जो थी वो रीजनेबल थी? Was cost be reasonable? यानी कि सोच करके देखो, अगर मैं कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, और ये पेन को मैंने प्रोड्यूस किया है अपने यहां पे। सोच के देखिए, ये पेन आपको, ये नॉर्मल सा दिखने वाला पेन ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने इसे मान लीजिए 30 रुपए का बनाया। लेकिन अगर इस कि कॉस्ट जो है वो इतनी बढ़ जाए कि कॉस्ट 100 रुपए हो, तो भाई मेरे को सेल्स तो 50 रुपीज से ऊपर नहीं हो सकती। तो इस केस में तो क्या हो जाएगा, मुझे लॉसेस हो जाएंगे। तो मैं ये जानता हूं
कि भाई मुझे जो है वो निकालना पड़ेगा एक रीजनेबल कॉस्ट को। रीजनेबल कॉस्ट को कैसे निकालूंगा? इस तरीके से कि जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा और इतना मैक्सिमाइज कर दूंगा अपने प्रोडक्शन को, तो भाई मेरी कॉस्ट भी जो थी वो रिकवर हो जाएगी और मेरे प्रॉफिट्स भी जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस का आंसर कहां से मिलता है हमें? ये क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है हमारी अकाउंटिंग से, क्योंकि अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं तो भाई हम पॉलिसीज भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा और किस तरीके से के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं? कैन द कॉस्ट रिडक्शन कैन द कॉस्ट बी रिड्यूस्ड without affecting the quality of product? ठीक है जी। और नंबर 4 कि किस अमाउंट पे हमें इसको सेल करना चाहिए, एट व्हाट अमाउंट? अब भाई देखिए, बिजनेसमैन जो है वो तो चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले, लेकिन सोचने वाली बात है, अगर इस पेन को मैं आपको 1,000 रुपए में दूं तो क्या आप लेंगे? मैं तो चाहूंगा कि इसे 10,000 रुपए में बेच दूं, लेकिन एक रीजनेबल सेल होती है, यानी कि एक रीजनेबल अमाउंट होता है, तो ही कस्टमर जो है वो हमारा इसको पसंद करता है, और पसंद करता है तो हमारी सेल बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों के जवाब हमें कहाँ से मिलते हैं? अकाउंटिंग से मिलते हैं। तो अगली पॉइंट आप लिखिएगा, एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द प्रोडक्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट्स? ओके, तो इन चीजों के जो जवाब हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? वो हमें अकाउंटिंग से मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक बात आप और लिख लीजिएगा, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी शुड बी मेंटेन फॉर फ्यूचर? व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी शुड वी मेंटेन या शुड वी मेक फॉर फ्यूचर? ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो था हमारे को क्या जरूरत है अकाउंटिंग की। अब हम देखेंगे जी हमारी डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन दिमाग में आते ही है ना, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई हमें तो इस चीज के ऊपर रट्टा मारना है। बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना बेटा, हमारे को तो ये देखना है कि डेफिनेशन बोलती क्या है और उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका मतलब हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ये स्क्रीन पे हमें प्रॉपरली जो है वो पेज दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ जी, ये रहा। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन को। तो आप सबसे ऊपर लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, लिखिएगा सबसे पहले, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least
ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड interpreting the results thereof। हाँ सर, देखने में तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, लेकिन समझ कुछ नहीं आया कि ये लिखा गया है। तो आओ अब इस चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं ना, वो इसी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं कि सर हमने तो सुना है कि अकाउंटिंग जो है वो कॉमर्स के ऊपर बेस्ड होती है, और आपने यहां पे लिखवा दिया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही लिखा गया है, यहां पे डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल सही लिखा गया है बच्चों। आओ समझते हैं अब इस चीज को। तो मैंने लिखा गया है कि अकाउंटिंग जो है वो एक कला है। किस चीज की कला है, किस चीज की आर्ट है? ये आर्ट वो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाली आर्ट्स नहीं है। यहां पे क्या है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी कि आप किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि हमें ये मालूम है कि कौन सी चीज कौन कहां पे जाएगी। ठीक है जी। यानी कि जैसे हम अपने घर के अंदर वेजिटेबल्स लेकर के आते हैं और कौन सी वेजिटेबल को जो है वो हमें कहां रखना है ये हमें मालूम होता है ना, ठीक उसी तरीके से हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे पास बहुत सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूं ही नहीं कर देते। तो यहां पे एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि जो जहां जाना चाहिए वो वहीं रिकॉर्ड किया जाता है। आने वाली क्लासेस में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक आर्ट है। किस चीज की? रिकॉर्डिंग की। नंबर 2 क्लासीफाइंग की, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब भी वही है कि ना केवल हम केवल रिकॉर्ड करेंगे बल्कि इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे और क्लासिफाइड वे में रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड समराइजिंग, समराइज भी करेंगे। न केवल हम इस तरीके से इसको ट्रांजैक्शंस को बड़ा बड़ा रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, बल्कि एक कंसाइज वे में हम इसको क्या करेंगे, समराइज वे में जो है उसको भी रखेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम समराइज वे में भी रखेंगे इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे लिए यूजफुल है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, तो वो आप सारी ट्रांजेक्शन जो भी यूजफुल होगी बिजनेस के लिए उसको रिकॉर्ड कर लेंगे क्या? नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हम अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, तो इस चीज को क्या मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता हूं? या फिर मान लीजिए मेरे जनरल मैनेजर ने किसी तरीके से रिजाइन कर दिया, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो भाई रिकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी इश्यूज की ही होगी, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की ही होगी। इसी वजह से लिखा हुआ है यहां पे इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट्स, वो ट्रांजैक्शन जिसका सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स होंगे, उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, समराइज किया जाता है। विच आर इन एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, जिसका कि कम से कम एक फाइनेंशियल करेक्टर हो, ऐसी चीज ही रिकॉर्ड की जा सकती है अकाउंटिंग में। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि ना केवल हमें इसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है, बल्कि इससे हमें क्या करने हैं, रिजल्ट भी निकालने हैं। क्योंकि हम जब तक रिजल्ट नहीं निकालेंगे, हमारी मैनेजमेंट जब तक रिजल्ट नहीं निकालेगी, तब तक ये पॉलिसी कैसे बना पाएगी। तो बच्चों देखा आपने कि इस डेफिनेशन के अंदर, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर हमने पूरी अकाउंटिंग को घेर लिया है। आपके द्वारा बनाई गई डेफिनेशन कभी कभी गलत हो सकती है, क्योंकि यहां पे जो डाटा दिया हुआ है ना, ये डाटा कभी कभी आप लोग मिस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डेफिनेशन में नहीं आ पाती। इस वजह से बहुत सी टीचर्स स्कूल में कहती हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज होनी चाहिए। अच्छा, इसे डिफाइन किसने किया है, ये डेफिनेशन दे किसने है? ये डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन हमें जो मिली है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स से मिली, और इस सोर्स का नाम है, यानी कि किसने डिफाइन किया ऐसी अकाउंटिंग को? अमेरिकन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड
पब्लिक अकाउंटेंट, पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। डेफिनेशन आप उसके आगे ये बोल सकते हैं जो भी लिखा हुआ है, और हमने इस चीज को समझ लिया, ठीक है जी। ये हमारी क्या थी, एक डेफिनेशन थी अकाउंट से रिलेटेड। चलिए अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारी अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि किस तरीके से हमारे फीचर्स क्या हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या फीचर्स कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर किस तरीके से काम होता है, वो हमें देखना है कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो पेज को छोड़ते हुए हम लोग आगे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आप अगली हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा जी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले आप लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको लिखवाऊंगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सर अभी तो आपने कहा था कि ये आर्ट है, अब आप कह रहे हैं कि ये साइंस भी है, तो किस तरीके से जो है वो हमारे पास में ये आर्ट है और किस तरीके से ये साइंस है, जबकि हम तो ये मानते हैं, हमें तो ये बताया गया है कि साइंस नहीं, आर्ट्स नहीं, ये तो कॉमर्स है अकाउंटिंग। बच्चों मैं आप लोगों को समझाता हूं, पहले आप लोग मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आर्ट किस तरीके से, ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डाटा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू इंटरप्रेट इट फॉर मेकिंग सम पॉलिसीज। लेकिन अब साइंस किस तरीके से, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा इस चीज को, पहले आप समझ लीजिए। अब साइंस कैसे है, ये ऐसा है कि साइंस वो चीज होती है जो कि एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है। यानी कि हमने एक प्रिंसिपल बोल दिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं छोड़ दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे चला जाएगा, ऐसा मेरी साइंस कहती है। ये मेरे साइंस के प्रिंसिपल हैं, है ना जी। तो अब सीधी सी बात इस तरीके से ये है कि अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स के बिना हम अकाउंटिंग को नहीं कर सकते। तो जो भी चीज चलती है किसी भी तरीके से कोई प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, वो सब चीज क्या होती है, साइंस होती है। और हमारे हमारे कॉमर्स के अंदर जो ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, इसके भी कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल हैं जिसको कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या है, साइंस भी है। आर्ट्स किस तरीके से थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये आर्ट किस तरीके से थी। तो चलिए अब इन्हीं चीज को हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा मेरे पास, मेरे साथ में। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपके पास में आता है एग्जाम के अंदर, आपके टर्म एग्जाम के अंदर, आपके फाइनल एग्जाम के अंदर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है। क्या बोल दिया जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस डिस्कस। तो हमें तो दोनों के ही साथ जाना होता है। तो उस टाइम पे आप क्या आंसर लिखेंगे, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, लिखिएगा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस with a view to ascertain the net profit and financial position ठीक है जी, ऑफ द बिजनेस
अच्छा, बिजनेस को ना कभी कभी मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, बल्कि मैं क्या, सभी लोग B/S लिख सकते हैं, ऐसा हम बैलेंस शीट के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये एब्रीवेशंस क्या है आगे जाकर के आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद में हमारे पास में हमने ये तो बोल दिया कि भाई किस तरीके से ये आर्ट है। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, अब साइंस के बारे में हम लिखेंगे, ये हमारा एक पॉइंट था। अब ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के अंदर हम क्या कहते हैं, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which is based on certain specific principles is called साइंस। ठीक है जी। अब हमने ये लिखा कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो होती है, जिससे कि हमारा ज्ञान वृद्धि होती है, ठीक है, वो बेस्ड होती है किसी सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। और हमारे पास में, अच्छा यहां बिजनेस की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो है वो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत होगी, इसको जरा ठीक कर लीजिए। ट्रांजैक्शंस, अच्छा जी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ को बड़ा गौर फरमाते हैं बच्चे। खैर, अच्छा देखिएगा, तो हम क्या कह रहे थे कि वो चीज़ जो कि सिस्टमैटिक, वो चीज़ जो कि प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, वो कोई भी चीज़ साइंस होती है। तो किसी भी चीज़ से जिससे कि हमारी ज्ञान वृद्धि होती है, अगर वो किसी सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो निर्धारित होती है, तो वो क्या होती है जी, साइंस होती है। अब इसके अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी आप लिखिएगा, in this respect accountancy is also science, as it is also an organized body based on certain principle। अब ये सर्टेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं? ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चे कहते हैं हाँ हाँ सर हमने देखा है, ये हमारा 4th चैप्टर है, 4th या 5th जैसा भी आपकी बुक में दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है। बिल्कुल बेटा, ये हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसको कि हम अच्छे तरीके से जो है वो अपने पास में करने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अकाउंटिंग जो है वो साइंस है या आर्ट है या दोनों है, डिस्कस कीजिए, तो आप इसको एज एन आंसर लिख सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसका, अकाउंटिंग का। ठीक, अब दूसरी चीज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहां पे जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, वो फाइनेंशियल टर्म्स ही केवल रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिनका की मॉनेटरी नेचर होता है वही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो आप इसको लिखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि वी कांट रिकॉर्ड एनी क्वेरल्स बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर, वी कांट रिकॉर्ड रेजिग्नेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय, या फिर वी कांट रिकॉर्ड लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, बिकॉज these events doesn't have any monetary
इवेंट या मॉनेटरी एस्पेक्ट। ओके, तो क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं देखी जा सकती, चाहे बिजनेस के लिए जरूरी हो, तो भाई ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किए जाएंगे फाइनेंशियल इवेंट्स ही। जिस ऐसे इवेंट्स का या फिर ऐसी कोई भी एस्पेक्ट का अगर कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है तो हम उसको बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो कि आपको सेकंड के ही सिमिलर लगेगा, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। सर ये तो बिल्कुल सेकंड जैसा ही है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं भाई, पहले सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने ये बताया कि सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट में मैं ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि पहले में मैंने ये बताया कि फाइनेंशियल इवेंट्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं सेकंड पॉइंट में, और थर्ड पॉइंट में अब मैं ये बताने वाला हूं आपको किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के अंदर 5 चेयर्स और 10 टेबल्स खरीदी किसी भी रेट से। चलिए मैं आपके एग्जाम्पल को और बढ़िया कर देता हूं। मान लीजिए आपने परचेज की 200 चेयर्स, 200 चेयर्स आपने अपने बिजनेस के अंदर जो है वो परचेज की, और इसको आपने परचेज किया एट द रेट 500 ईच। तो चाहे आपके बिल के अंदर लिखा हुआ हो इस पूरी चीज को कि हमने परचेज किया है 200 चेयर्स को 500 प्रत्येक के वे में, हर एक के वे में, लेकिन आप इसको जब रिकॉर्ड करेंगे ना अपने पास में, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे चेयर्स, और कितने से 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से। यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, प्रॉपर वैल्यू बतानी पड़ेगी। आपको यह नहीं बताना पड़ेगा कि हमने 200 चेयर्स परचेज की हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कोई ह्यूज कैपेसिटी वाली मशीनरी परचेज की है, तो आप उसकी कैपेसिटी के वे में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उसको उसकी मनी के वे में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने 500 लीटर की कोई मशीनरी परचेज की है, आप उसको ये कहेंगे कि मैंने 10,000 रुपए की मशीनरी परचेज की है। इस तरीके से हम अपने पास में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे है हमारे पास में क्लासिफाइंग। एक और कैरेक्टरिस्टिक आप इसका देखिएगा कि क्लासिफिकेशन, जिसको कि हमने अभी समझा था ना कि अलग अलग वे में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से अब इसका फोर्थ जो हमारे पास में पॉइंट है वो है क्लासिफाइंग। अब ये क्लासिफाइंग किस तरीके से इसका कैरेक्टर है, आइए समझते हैं। हमने ना हर चीज को कैटेगरी दी हुई है अकाउंटिंग के अंदर, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वी आर हैविंग सम कैटेगरीज इन अकाउंटिंग सच एज। अब आप सच एज लिख सकते हैं, हमारी कैटेगरी है क्या, इनकम, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास में इनकम होती है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास में एक्सपेंस होती है। अब ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे कोई फी दी, तो ये मेरे लिए क्या है, इनकम नेचर की है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये इनकम ट्रांजैक्शन है। या फिर मैंने अपने स्टाफ को कोई पेमेंट की, यानी कि या फिर मैंने कोई हीटिंग एंड लाइटिंग के जो बिल्स थे, ऑफिस के जो बिल्स थे वो पे किए, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा कि ये एक्सपेंस नेचर की है। तो क्लासिफिकेशन बना देते हैं। या फिर हमने बोला कि कोई ट्रांजैक्शन हमारी एसेट नेचर की है। अब ये सर एसेट क्या होते हैं, एसेट होते हैं जिनका की बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग परचेज की, तो एक लंबे समय तक मैं इससे बेनिफिट लेता हूं। कोई डे टू डे लाइफ में हम रोज रोज थोड़ी ना बिल्डिंग खरीदते रहते हैं। तो एसेट्स क्या होती हैं, एक एसेट्स एक ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगी लंबे समय तक। ठीक है जी। तो इसको मैंने बोल दिया क्या कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि ये एसेट ट्रांजैक्शन है। या फिर मैंने बोल दिया कि लाइबिलिटी है, कोई ट्रांजैक्शन क्या है, वो मेरी लाइबिलिटी है। तो ये एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, ये तो हमें आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन के अंदर बता देता हूं कि लाइबिलिटीज हमारे पास में क्या होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से कोई माल उधार पे परचेज कर दिया,
उधार पे जब मैं सामान क्रेडिट पे परचेज करता हूं तो ये मेरी ऑब्लिगेशन होती है कि मुझे फ्यूचर में उसे पे करना होगा, तो ये क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका हमने क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लासिफिकेशन के वे में मैं इसको कहां बोलूंगा, मैं बोलूंगा लाइबिलिटी। अगर उसी पैसे को मैंने पे कर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा जी, एक्सपेंस हो जाएगा। अलग अलग केसेस में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है ये इसका एक मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमने जो अभी सीखा था, समझा था, ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं कि हमारा समराइजिंग जो है, समराइजिंग भी इसका एक फीचर है, ठीक है जी। अब समराइजिंग इसका फीचर कैसे है, समराइजिंग इसका फीचर इस तरीके से है कि भाई हमें अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको, अपने मैनेजमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है ताकि मैनेजमेंट उसको समझ सके। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कोई टेबल या चेयर्स परचेज की हैं, टेबल या चेयर्स परचेज की हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अब मुझे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई ये टेबल और चेयर्स किसके लिए यूजफुल हैं, तो ताकि आगे आने वाले समय के अंदर जो है वो और अच्छी प्रोसीजर और अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो मैनेजमेंट बना सके। तो न केवल हमारे को एक बल्क में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बल्कि उसे कंसाइज वे में, समराइज वे में प्रेजेंट करना है, किसको, अपनी मैनेजमेंट को। और समराइजिंग क्या है, समराइजिंग इसका एक फीचर है। तो आप इस चीज को लिखिएगा, इट इज an art of presenting the classified data। क्लासिफाइड डाटा का मतलब, क्लासिफाइड डाटा का मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया था और उसको अलग अलग जगह पे हमने क्लासिफाई कर दिया था। क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल and useful to management। ठीक है जी, यानी कि उसको समझ भी आना चाहिए मैनेजमेंट को, ठीक है। एंड टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन इट। अब सर ये क्या लिख दिया आपने आगे से, एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इन इट, कौन सी पार्टीज होंगी जो इंटरेस्टेड होंगी? भाई आप समझ के देखिए, देखिए इसका भी मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूं। ऐसा है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है और बैंक के पास में जाता है, बैंक से लोन लेता है, तो क्या उसको यूं ही लोन मिल जाता है? नहीं, उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट जो है वो शो करनी पड़ती है। तो ये जो समराइजिंग वे है, ये जो समराइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसका, हमारी अकाउंटिंग का, ये ना केवल हमारी मैनेजमेंट को फेवर करता है, बल्कि अगर हम बाहर की किसी पार्टी से डील करते हैं, जैसे कि हम बैंक से डील कर सकते हैं या फिर किसी भी और पर्सन से, मनी लेंडर से जो है वो लोन ले सकते हैं, तो न केवल ये हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करता है हमारा अकाउंटिंग, बल्कि ये हमारी अकाउंटिंग जो है वो बाहर की जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं उनको भी हेल्प करता है। अब ऐसे में कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है, मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जिसको कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा लगा और बिजनेस क्राइटेरिया के ऊपर वो कुछ अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो मुझसे मांगेगा ना कि भाई मुझे कुछ रिकॉर्ड दिखाओ, तो उसको क्या मैं अपनी बहुत सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दे दूंगा कि लीजिए आप समझ लीजिए इस चीज को? नहीं, मैं उन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समराइज करके, बार डायग्राम बना करके, बार चार्ट बना करके और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। और ये भी हो सकता है किस तरीके से, ये भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से। तो ये भी अकाउंटिंग का एक फीचर है, ये भी अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।